In India, more than 4. वो छूट सकता है। In India, more than 4.5 crore cases are pending. कोई इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और बहुत ज़्यादा रिच है, उसके लिए ये इजी होगा, किसी भी केस जो भी उस पर लगा हो उससे वो छूट सकता है। न्यूज में भी देखा है, केसेस भी देखे हैं ऐसे जहाँ पे जजेस हैव गिवन वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एलिमनीज। देयर वाज अ केस एज वेल जहाँ पे शादी को 10 दिन हुए थे कुछ, उसके बाद सेपरेशन हो गया एंड स्टिल द हस्बैंड वाइफ वाज गिवन अ बुक वेरी बिग एलिमनी। इंडिया मीडिया जो न्यूज़ कवरेजेस हैं, आपको लगता है कि दीज आर रेगुलेटेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती हैं कि यही टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस होने चाहिए मीडिया में? राइट दिस वेरी मोमेंट आई एम टेलिंग यू दिस, देयर इज अ बिल इन द पार्लियामेंट व्हिच इज ब्रॉडकास्टिंग बिल जो आने वाला है। अगर वो बिल पास हो जाता है, हम ये जो 2 केस देख रहे हैं और ऐसे इंडिया में काफी सारे केस जहाँ पे मैन इज सुसाइडिंग ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, ड्यू टू मैरिटल इश्यूज, जहाँ पे उसको प्रेशराइज करा जाता है एलिमनी देने के लिए। ये चीजें बहुत ही ग्रेव हैं। जुडिशरी को ही नहीं, सिर्फ ये एक चीज से काम नहीं बनेगा। हेलो अभिषेक सर, वेलकम टू द रोनित शो पॉडकास्ट। हाय रोनित। आई गेस हम डायरेक्टली कॉन्वर्जेशन बिगिन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं स्टार्ट करूंगा, सिंस मोस्ट ऑफ द जो हमारी ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस विल रेजोनेट विद दैट। रिसेंटली हमने केसेस भी देखे हुए हैं, अतुल सुभाष हो गया, मानव शर्मा हो गया, एंड आई थिंक जो इंडियन मैन है वो मोस्ट ऑफ ऑल पहले अपनी ज़िंदगी निकालता है फिगर आउट करने में उसको करना क्या है, कैरियर वाइज क्या लेना है। आफ्टर दैट वो एक सिक्योर करता है एक वेल क्वालिफाइड जॉब, उसके लिए वो उसको अच्छा पे भी मिलता है। लेटर ऑन ही रियलाइजेज और शी रियलाइजेज, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल्सो देर आर केसेस जो कि लड़कियों पे भी होते होंगे, जो अभी हुए हैं रिसेंटली। एंड वो लेटर ऑन रियलाइज़ करता है कि उसका कंपेनियन जो है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं निकला और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें चल जाती हैं। हाँ जी। एंड लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि उसने जो जुडिशियल हेल्प ली है वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही है, एंड लेटर ऑन यही कमिटेड सुसाइड। मेरा मेन यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम जो है ऐसा क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है कि एक कॉमन इंडिविजुअल जो है इन सब चीज़ों में आ जाता है? देखिए रोनित, पहले तो जुडिशियल सिस्टम की बात बहुत बाद में आती है, कोर्ट में केस आएगा काफी बाद में। पहली बात होती है कि वो डिस्प्यूट अराइज क्यों हुआ। डिस्प्यूट अराइज होने का मेन कारण रहता है कि या तो लड़की या लड़के के बीच में कोई विवाद है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखा जाता है कि लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले के बीच में ऐसा विवाद है जो ईगो के चक्कर में कोर्ट में चला गया केस। इस कारण की वजह से अ लॉट ऑफ पीपल फाइट द बैटल फॉर इयर्स एंड आखिरी में जाके कुछ हाथ नहीं आता, आप एलिमनी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट एट द एंड एक घर टूट जाता है। जहां तक बात है जुडिशरी की, जुडिशरी अपनी जॉब जब तक करेगा, जुडिशरी जस्ट नॉट वन पार्ट, जुडिशरी जस्ट नॉट द जज कि जज ने क्या बोला, जज ने क्या रूलिंग दी, इट इज ऑल्सो द लॉयर्स। सो व्हाट आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस, आई हैव डन अ लॉट ऑफ criminal matters and DV matters, domestic violence cases as well, and dowry matters also. तो मैंने देखा है कहीं ना कहीं वकीलों की भी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ अपनी फीस बनाने के लिए केस को ना चलाएं। एंड अगर आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं कोई रेजोल्यूशन हो सकता है, कहीं ना कहीं मीडिएशन हो सकता है, बात हो सकती है दोनों पार्टीज में, तो ट्राई टू डूइंग दैट। बिकॉज I'll give you a very classic example of this, and I have a case ongoing right now, which is a domestic violence case. It's a dowry case as well. इस केस के अंदर आप जो चीजें अभी न्यूज में देख रहे हैं ना, आप मानेंगे नहीं, एग्जैक्ट हर एक चीज वो हो रही है रोनित। एवरी सिंगल थिंग इज हैपनिंग, एंड माई क्लाइंट, ऑब्वियसली आई कैन नॉट नेम हिम राइट नाउ, he is going through every single thing. He's going through a lot of pressure. No one is on his side. Everyone is against him. He's feeling so cornered. Me as an advocate, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, पहली चीज मैं एडवोकेट बाद में हूं कि इंसान पहले हूं, उसको इमोशनल सपोर्ट, बिकॉज इफ he's come to me एंड ऐसा समय चल रहा है जहां पे एक इंसान, शादीशुदा इंसान समझ रहा है कि उसकी बीवी, उसका परिवार, उसके बीवी के घर वाले कोई साथ नहीं दे रहा है, तो ही इज कॉर्नर्ड एंड ऐसा कोई ग्रेव स्टेप ना उठाए। तो ये इमोशनल सपोर्ट या फिर बात मैंने उनको बहुत बार कन्वे करी है। ही इज इन अ बेटर पोजीशन नाउ, चीजें ठीक हो रही हैं। आप एज अ लॉयर अपने क्लाइंट को समझाइए कि आप कुछ भी करेंगे, अगर ऐसा कोई गलत स्टेप उठाएंगे तो आपके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होंगे, परिवार परेशान होगा। जब बात आती है जुडिशरी की, जुडिशरी में जो पक्ष रखा जाता है लॉयर के थ्रू, वो बहुत मैटर करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अच्छा ये रूलिंग आई, इट डज नॉट स्पेसिफिकली मीन कि जज थिंक्स दैट
कई बार ये भी हो सकता है कि दूसरी साइड का लॉयर अपनी साइड अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाया. दैट इज द प्रॉब्लम. बहुत जगहों पे होती है चीज. अब हम ये जो 2 केस देख रहे हैं और ऐसे इंडिया में काफी सारे केस यहाँ पे मैन इज सुसाइडिंग ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, ड्यू टू मैरिटल इश्यूज, जहां पे उसको प्रेशराइज करा जाता है एलिमनी देने के लिए, उसको डाइवोर्स करने के लिए फोर्स करा जाता है. ये चीजें बहुत ही ग्रेव हैं. जुडिशरी को ही नहीं, सिर्फ ये एक चीज से काम नहीं बनेगा. वी एज अ सोसाइटी वी नीड टू टेक अ कलेक्टिव एफर्ट बिकॉज वी लिव इन अ कोहेसिव सोसाइटी. हम कोई अलग अलग नहीं रहते हैं. हम सबका एक दूसरे को कुछ लेना देना है. हम सबको मिलकर सोसाइटी को, सरकार को भी और जुडिशरी को भी एंड लॉयर्स फ्रेटर्निटी स्पेसिफिकली should focus on resolving the issues other than carrying on the cases. Like me as an individual, मतलब जो चीज़ें इनके साथ बीतती हैं उस ट्रॉमा के अंदर वो लोग आए हुए होते हैं, मेंटल पीस जो हार्म हो रही होती है. एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली स्टेप जब कमिट करता है कोई, जब कोई उसको फाइनेंशियली एकदम ड्रेन कर दे, सामने वाला उस पर इतने चार्जेस लगा रहा है, उसको मॉनिटरी इतना ज़्यादा हार्म हो रहा है, उसको डेट पे डेट दी जा रही हैं. Also the main, I think the primary most parameter of committing suicide is also the मतलब इसको financially drain करना सामने वाले को. What do you think बिल्कुल about सही it? बात करी आप. नो यू सेड एग्जैक्टली द राइट थिंग. ऐसे होता क्या इन क्लासिक केसेस में, आप पे पहले जब मेरा क्लाइंट है, ऐसे 2-3 और केसेस हैं जिसमें एग्जैक्टली सेम चीज ये हुई है कि मेरे क्लाइंट पे पहले डीवी का केस लगाया गया, उसके बाद डाउरी का केस लगाया गया, उसके बाद डाइवोर्स का केस लगाया गया. और इन सब केसेस की अलग अलग हियरिंग चल रही है. कहीं कुछ हो रहा है. एक जगह पे एफआईआर हो रही है, एक जगह पे नहीं हुई है, एक जगह पे सिर्फ परेशान कर रहे हैं. एक केस में मेंटेनेंस के लिए बोल रहे हैं वो लोग. ये चीज एक जगह से मेंटेनेंस मिल गई है और वहां से वो इंसान ऑलरेडी महीने का परेशान हो रहा है. ही इज ड्रेनिंग हिज इनकम राइट नाउ एंड ही इज नॉट विद हिज फैमिली. ही वांट्स टू रिजॉल्व द इश्यूज. उसे अपने परिवार के साथ वापस जाना है, बट वो नहीं हो पा रहा है. ऑन टॉप ऑफ इट उसको इमोशनली टॉर्चर करा जाता है, पुलिस से कॉल करवा के कि अच्छा नहीं अब आपके खिलाफ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. एंड इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई भी इशू होता है तो लड़के के घर वालों को, सिर्फ लड़के को नहीं, लड़के के घर वालों को भी परेशान, उनकी फैमिली में उनके माँ बाप का नाम दिया जाता है कि वो और परेशान हो और ट्रॉमा में जाए, एनी पैसे दे दे, एलिमनी दे दे. ये चीजें कहीं ना कहीं एथिकली और लीगली दोनों तरीके से रॉन्ग है. कई केसेस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि जुडिशरी ने कहीं काम नहीं करा. सच्चाई ये है जुडिशरी ने काफी जगहों पे, काफी केसेस में ऐसे लोगों को जिन्होंने गलत इस्तेमाल करा है कानून का, उनको समझाया भी है कि दिस इज नॉट हाउ लॉ वर्क्स. यू कैन नॉट मिस यूज एट योर हैंड्स फॉर योर ओन बेनिफिट. ये चीजें कई बार हमने देखी हैं एंड हम एक एक केस नहीं देख सकते. लेकिन सच्चाई है कि अभी जब 2 लोगों की डेथ हम रिसेंटली देख रहे, इतनी हाईलाइट पे एक इंसान मरा है, उस इंसान की जिंदगी की भरपाई कोई नहीं कर सकता. और कौन जिम्मेदार है ये समाज को समझना पड़ेगा. ये बहुत जरूरी है. डू यू ऑल्सो थिंक कि हमारे जो हिंदुस्तान है उसके अंदर मेल एंड फीमेल में थोड़ा बायस रहता है? इफ़ आई कैन सी कि अभी थोड़े टाइम पहले एक ऐसा केस हुआ था जिसमें उसका लड़की का रेप हुआ था एंड बहुत ज़्यादा उसका मीडिया के अंदर विरोध हुआ था उस केस के बारे में, जो वेस्ट बंगाल में हुआ था आई गेस. यस सर. एंड उसको बहुत ज़्यादा मासेस के अंदर एक कैंडल मार्चेस वगैरह में निकली गई थी और बहुत ज़्यादा सोसाइटल सपोर्ट मिला था. एट द सेम टाइम जब एक कोई लड़का मर रहा है सुसाइड करके एंड ऑल्सो जो फैमिली प्रेशर रहता है उसको इतना ज़्यादा आउटलास्ट नहीं किया जाता है, इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं दिया जाता है. व्हाट डू यू थिंक? इसका कारण रौनक मैं आपको बताता हूँ. ये बहुत ही मेरे हिसाब से इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. मतलब साइकोलॉजिकल में कहेंगे, हम बचपन से ये चीज देखते आए, समझते आए हैं. उसका कारण ये रहेगा, काफी सालों से, अरसों से वी हैव बीन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. पेट्रियार्कल सोसाइटी में जब सारी जिम्मेदारी एक मर्द पे दी जाती है कि आप घर में खाना भी लाएंगे, आप घर चलाएंगे भी, और औरत की जिम्मेदारी अलग बनाई गई थी. अब जाके युग बदल रहा है, सब लोग हिस्सेदारी भी कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं. मल्टीपल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर सीइंग मैट्रियार्की, जहां पे औरत अपना समाज चलाती है, अपना घर चलाती है. लेकिन इस चीज में प्रॉब्लम यह है कि हमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है वी हैव टू बी स्ट्रांग, मेंस डोंट क्राई, हमें कमजोर नहीं दिखना. ये कुछ चीजें, और ये चीजें ग्लोरीफाई मूवीज से भी होती हैं, एड्स से होती हैं. ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स बट दे लीव अ वेरी स्ट्रांग इम्पैक्ट ऑन योर माइंड. Ever since you are a kid, you might have seen some random ads
जहां पे या तो कोई बॉर्नविटा की, डिटॉल की, कुछ रैंडम एड, स्मॉल बॉयज रनिंग एंड द पापा सेज बेटा लड़के नहीं रोते, ये लो डिटॉल लगाओ, समथिंग लाइक दैट, और एनी कॉम्प्लान एड। ये चीजें बहुत मैटर करती है, क्या नैरेटिव आप सोसाइटी में छोड़ रहे हैं। सच्चाई है कि आज जिस डिजिटल युग में हम रह रहे हैं, इस समय पे वी नीड टू यूज दैट वेरी वेल फॉर एक्सप्लेनिंग कि नो वी आर नॉट गिविंग एनी प्रेफरेंस टू मेन, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन। वी वांट कि हर इंसान, अब एग्जांपल आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ था, जो पूरा नेशनल आउटक्राई बना था, बहुत बहुत बुरा हुआ था, दैट वाज वेरी रॉन्ग। बट आपका ये कहना है कि वहीं पे सेम जगह पे जब इतने सारे लड़के देश में सुसाइड कर रहे हैं, सिस्टम के फेलियर की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, उसको इशू क्यों नहीं बनाया जा रहा। हमारे न्यूज चैनल्स उस चीज को, कोलकाता रेप केस के ऊपर विच इज हुआ बहुत बुरा है, वी ऑल हैव द सिंपैथी, एंड बहुत ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आप जब देखते हैं कि न्यूज चैनल्स आवर्स एंड आवर्स ऑफ डिबेट, और ये डिबेट्स ये सारे पूरा देश देख रहा है, वो देखते हैं कि हाँ कितना बुरा और कितने क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, बट आप वो नहीं देख रहे हैं कि एक मेल इंसान, एक मर्द इस देश में कितना ज्यादा सिस्टम के फेलियर की वजह से परेशान है। What I personally call this concept is selective outrage. Selective outrage में क्या होता है, हम जिस चीज से कंफर्टेबल हैं, रोनित आप उस चीज के रिगार्डिंग गुस्सा होंगे। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, क्लासिक एग्जांपल है बियर बाइसेप्स कंट्रोवर्सी, द रीसेंट थिंग दैट हैपेंड रणवीर अलाहाबादिया केस, राइट। दैट वाज अ कॉमेडी शो, ठीक है, जोक अच्छा नहीं था, बट इट वाज नॉट समथिंग जहां पे एफआईआर होनी चाहिए थी। इट वॉज नॉट समथिंग जहां पे सारे न्यूज चैनल्स 24 आवर एक ही इंसान के बारे में बात बता रहे हैं, ये एफआईआर हुई है। डोंट यू थिंक हमारे देश में और प्रेसिंग मैटर्स हैं? उसी टाइम पे जब ये चीजें हो रही हैं, महाकुंभ, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हुआ, वहां पे स्टैम्पीड में कितने लोग मरे गए, वहां पे टेलीग्राम पे, पॉर्न वेबसाइट्स पे बहनों की, हमारी माताओं की नहाते हुए वीडियोस लीक हो रही हैं। दिल्ली स्टैम्पीड में कितने लोग मरे, ये कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा है, कौन जिम्मेदार है? डिड दे पुट इवन 2 hours ऑफ देयर न्यूज ऑन दैट? नो, बट दे पुट 6 to 7 hours ऑफ देयर न्यूज ऑन बियर बाइसेप्स कंट्रोवर्सी। रीजन बीइंग it's easy to discuss that. We as social users or the social citizen of this country, I would call it digital citizens. We are not anymore, हम उतना एक्टिवली सिटीजन की तरह पार्ट नहीं ले रहे हैं, डिजिटल सिटीजन की तरह पार्ट ले रहे हैं। हाँ। क्योंकि आप और मैं अगर एग्जांपल लेते हैं, हम अभी एक सोशल सेटिंग में ऐसे होते कि हम सामने बैठे हुए, हम सब लोग ग्रुप में हैं, हमारे व्यूज, हमारे विचार बड़े अलग होते, और वही हमारे विचार ऑनलाइन होने के बाद when I'm commenting something, I'm sharing, मैं सोच के करता हूं, अच्छा I'm posting this, I'm saying this, what would be better acceptable, क्या मैं ज्यादा एक्सेप्टेबल रहूंगा इन चीजों को बोलते हुए, ये बहुत मैटर करता है। यही प्रॉब्लम है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टिव आउटरीच। आप जिस चीज के लिए कंफर्टेबल हैं, आप उस चीज के बारे में बात करते हैं, एंड वो अलग बात है कि न्यूज वो दिखाती है जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है, एंड ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम द रियल इश्यूज। मेंस इश्यूज के बारे में बहुत कम लोग, बहुत कम चैनल्स कभी ना कभी बात करते हैं, और बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स भी, लेकिन जो करता है वो बहुत अच्छी बात है। आप, हम या फिर कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि किसी को बढ़ावा दीजिए, बट इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन लॉ, इन एवरीथिंग इन सोसाइटी। आप किसी चीज की बात करते हैं, आपको कैसा क्या कंसेप्ट लगा, किस केस में क्या हुआ, यू डिस्कस एवरीथिंग एट लेंथ, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ अ मैन, on mental health of a man who's in a rural area, who does not even understand the meaning of mental health. Do you get it? He thinks it is his responsibility. He thinks he's doing everything, and till his last breath he will keep doing that, no matter what. He will undergo every single suppression, he will undergo every single trauma, just because he's a man. This is a concept that needs to be changed. It's very important. Yeah, I think it is very harsh to see. जितना भी हमने डिस्कस करा, अभिषेक सर, व्हाट डू यू थिंक कि जो इंडियन प्रेस कह लो या इंडिया मीडिया जो न्यूज़ कवरेजेस हैं, आपको लगता है कि दीज आर रेगुलेटेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती हैं कि यही टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस होने चाहिए मीडिया में, ऑल्सो जो चीज़ को तवज्जो नहीं देना है वो नहीं देना है, जिस चीज़ को देना है वो और ज़्यादा दिखाओ? इस चीज़ के ऊपर मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में काफी सारी रिपोर्ट्स। आप एक बड़ा बेसिक एग्जांपल लीजिए, किसी भी चीज का इजाद इसलिए होता है कि उसकी जरूरत होती है। आज से 7-8 साल पहले आपने कितने जर्नलिस्ट देखे थे यूट्यूब पे? हार्डली 5 or 6, नो वन एट ऑल। अभी के टाइम पे द प्रिंट, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, बिगेस्ट न्यूज चैनल्स, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस, दीज आर द बिगेस्ट वंस।
who are covering every single news irrespective of what party that news belongs to, be it BJP, be it Congress, वो सब दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि अभी के टाइम पे YouTube काफी कंज्यूम करता है इंडिया, पर अभी भी मैक्सिमम ऑफ द इंडिया कंज्यूम्स दैट डायरेक्ट टीवी चैनल की न्यूज, और उस कारण की वजह से वो कंट्रोल जो कर रहे हैं, अब उसका रिलेशन हम क्या बोले कि कौन कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा है, बात वो है ही नहीं। आई ट्रूली डू नॉट बिलीव इन दैट। मैं अभी यहाँ पे कहने पे आई कैन से मल्टीपल थिंग्स। द रूलिंग गवर्नमेंट ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? जब रूलिंग गवर्नमेंट की बात चल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक यूनाइटेड नेशंस की सभा में जाके बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। इन्वेस्टिंग इन अ गर्ल चाइल्ड बोलना था, इन्वेस्टिगेटिंग बोल दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात मुझे नहीं लग रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं, इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं, आप हिंदी में बात कर लीजिए। बट स्पीकिंग वन थिंग रॉन्ग ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, दैट ब्रिंग्स डिस्ट्रेस। आप इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में देखिए, इंडिया का मजाक बन चुका है कई नेताओं के कारण, कई चीजों के कारण, हमारी मीडिया का सेलेक्टिव आउटक्रेज के कारण, क्योंकि वो सेलेक्टिवली अपनी न्यूज दिखा रही है। They are glorifying the prime minister, they are glorifying this one party, that how are they winning elections, everything. लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है पिछले 10 साल में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे गए, कितने लोग कोरोना में मर गए, कितने लोगों को दवाइयां नहीं मिली, कितने लोग अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा, be it healthcare, be it education, they talk about AI, they talk about transformation, they do just talk about it. मैं पेपर पे अभी आपको लिख के बहुत चीजें लिख के दे सकता हूं कि देखिए रोनित जी मेरा ये प्लान है, लेकिन अगर मैं उस पर एक्ट ना करूं तो देयर इज नो पॉइंट इन दैट। वी आर फार बिहाइंड एंड यू वोंट बिलीव हाउ मीडिया प्लेज अ वेरी पिवटल रोल। आप एक सिटीजन हो के आप वोट जब भी करेंगे, हाउ यू आर इन्फॉर्म्ड, आप मीडिया से कंज्यूम करेंगे, लेकिन आपको लगातार एक एल्गोरिथम के थ्रू एक तरीके से वही एक चीज दिखाई जा रही है कि दैट ही इज दिस वन पर्सन सेविंग द डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली पीपल विल वोट फॉर हिम, एंड ये सच्चाई है। भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में इट इज इजी, गलिबल होती है जनता, लेकिन हाउ यू कंट्रोल देम वही पॉलिटिक्स कहते हैं और वो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आपकी मेरी हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन दैट वी हैव सीन, बी इट इंस्टाग्राम, बी इट यूट्यूब और एनीथिंग, दिस इज आवर स्पेसिफिकली आई कैन से ब्रह्मास्त्र। हम अपनी बात सिटीजंस पे डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। लेकिन आप एक चीज सोचिए, आपको लगता है इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी? थिंक अबाउट इट। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ना एक समय पे ना लोग बढ़ा भी देते हैं, और अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो फिर उस समय उसको डाउन भी कर देंगे जितनी जल्दी। वो चीज ठीक है, लेकिन अभी जो आपकी मेरी, आई विल गिव एन एग्जांपल, अभी हम जो ये बातें कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, राइट दिस वेरी मोमेंट आई एम टेलिंग यू दिस, देयर इज अ बिल इन द पार्लियामेंट व्हिच इज ब्रॉडकास्टिंग बिल, जो आने वाला है, जो ड्राफ्ट हो चुका है, जो बिल प्रपोज हो चुका है। अगर वो बिल पास हो जाता है, सरकार हैज द अल्टीमेट पावर to remove any content which is against the national interest. Who defines the national interest? Does BJP define the national interest? Does RSS define the national interest? No. इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल है अभी के टाइम पे। ये स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो यूट्यूब पे चल रहा है, आप एग्जांपल है, संदीश जी हैं, ब्यूटीफुल जर्नलिस्ट, क्या इतने कॉमेडी के साथ इंक्लूड करके कितनी अच्छी बातें करते हैं। ध्रुव राठी जी हैं, द वायर है, द प्रिंट है, उनके बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। They speak about things that matter. अगर सरकार ये बिल ले आती है, सरकार has the power to remove any content from social media platforms, whatever they like. ये चीज उनके हक में रहेगी, जो इन्होंने आज तक किसी और के हक में नहीं करा। Obviously, it will be an autocracy ना। फिर तो आप एक काम तानाशाही कर लीजिए। ऐसे बिल, ऐसे कानून, अब आप ये भी देख लीजिए, इस बिल के बारे में भी बात नहीं हो रही है काफी जगहों पे। No one is talking about it. बहुत कम लोग। इसके बारे में कौन बात करेगा? द यूथ ऑफ द कंट्री शुड स्पीक अबाउट इट। आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, यू आर अ क्रिएटर। आई गिव एग्जांपल, यू आर अ कॉमेडी पर्सन, यू आर डूइंग कॉमिक्स, यू आर सिंगर, और यू आर अ रैपर। आजकल की जो जनरेशन हमारी, आप रैप बनाते हैं कि सरकार कैसे काम नहीं कर रही है। द गवर्नमेंट फाइंड्स दैट ऑफेंसिव, द गवर्नमेंट विल रिमूव योर सॉन्ग विच इज वेरी अमेजिंग, इट रीचेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जैसे एग्जांपल के ऐसे काफी इंडिया के रहे हमारे सिंगर्स, रैपर्स, बट सरकार उसको आपके चैनल से हटा देगी। व्हाट पावर, व्हाई डज द गवर्नमेंट डज दैट? बिकॉज सरकार सच से डरती है। द बीजेपी गवर्नमेंट एंड द करंट रूलिंग गवर्नमेंट डज नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंटिंग वॉइस इन द इंडियन डेमोक्रेसी, विच इज द फाउंडिंग पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अगर हमें डिसेंटिंग वॉइस की सम्मान ही नहीं करना था, तो हम एक काम करते, मोनार्की बन जाते, दैट इज बेटर। यू डोंट हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन एट ऑल।
A king can rule very well, but they are actually doing, रूल राजा ही कर रहा है लेकिन दिखा रखा है प्रजा को कि ये डेमोक्रेसी चल रही है. People are not being heard. एंड लोगों को भ्रमित करा जा रहा है. पीपल आर बीइंग फूल्ड एवरी सिंगल डे. जहां पे हम बात करते हैं दिल्ली स्टैम्पीड में एक इतनी सी मिस इन्फॉर्मेशन थी. रेलवे स्टेशन पे एक अनाउंसमेंट हुई या फिर किसी ने बस चिल्ला के बोल दिया कि ट्रेन इस स्टेशन पे नहीं दूसरे स्टेशन पे आएगी. आप समझ रहे, इतनी सी मिस इन्फॉर्मेशन थी. उस मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में वो इतने सारे लोग भगदड़ में भागे. ज्यादातर माताएं और बच्चे वहां पे कुचले गए और मर गए. इसका जिम्मेदार कौन है? अगर मैं रेलवे मंत्री हूं, आई एम गिविंग एग्जांपल, मैं रेलवे मंत्री हूं, मुझे पता है कुंभ जाने वाले दिल्ली से बहुत लोग जा रहे हैं, अलग अलग पार्ट से जा रहे हैं. मैं ये ध्यान रखूंगा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सबसे ज्यादा रहें, वहां का स्टेशन मास्टर पूरा एक्टिव रहे. ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ इट न्यूज ये भी है कि वहां पे 1500 टिकटें तत्काल में बिकी थी, ऑन द स्पॉट. अगर बेची गई हैं उसी समय, तो ये सरकार की और रेलवे मंत्री की और वहां के स्टेशन मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग जभी के जभी एक्स्ट्रा फोर्स बुलाएं, केंद्र को फोन करें. योर रेलवे स्टेशन इज एक्चुअली एट रिस्क. लोग मर सकते हैं. दे कुड हैव कॉल्ड. अभी किसने नहीं करा? किसकी गलती है? एंड व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रॉब्लम है. महाकुंभ में कितने लोग मरे, कितने लोग डूबे. इतना हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है. लोग समझते हैं, पता है प्रॉब्लम क्या है, कि आप इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे ना बोलें. बात किसी के धर्म की नहीं है. जिसको जहां जाना है बिल्कुल जाइए. एग्जाम्पल देता हूं आपको, जी न्यूज नहीं तो ये 2-3 और चैनल्स हैं जिन्होंने ऐसी बात कही थी कि 140 सालों में ये पहली बार बना, आप नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, इट्स नॉट रॉन्ग. लेकिन 1 या 2 लाइन और डाल देते ना वो लोग तो बहुत अच्छा रहता. वो लोगों को स्टैटिस्टिक्स देते स्पेसिफिक, इतने लोग अभी तक जा चुके हैं, यहां पर इतनी भीड़ मिलेगी, आपको वहां से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा. आप अगर जा रहे हैं अपना प्रबंध करके जाएं, तरीके से जाएं, सेफ्टी से जाएं. और ये अपने न्यूज चैनल के थ्रू सरकार पे दबाव बनाते, यूपी सरकार पे, कि आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं, आप लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखें. महिलाएं जहां पे कपड़े चेंज कर रही है वहां पे कोई वीडियो ना बने, इस चीज का ध्यान रखें. ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक चीज है. और सरकार में कोई इंसान इस पे बोल नहीं रहा. डू यू अंडरस्टैंड वेयर इज द आउटेज और द एंगर इज कमिंग फ्रॉम? बिकॉज ये वही लोग हैं, ये वही सरकार है जो बियर बाइसेस, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस और क्रिएटर्स के अगेंस्ट चैनल्स पे इंटरव्यूज दे रही हैं. ये बता रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं, बट दे कांट स्पीक अबाउट दीज थिंग्स. इट्स डिफिकल्ट फॉर देम. डू यू गेट अगेन द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टिव आउटरीच? दैट इज हाउ दे, नॉट जस्ट देम, एनीवन वांट्स टू बी इन पावर. कोई सरकार ऐसे नहीं आती कि सिर्फ उनको मैनिपुलेट करना है, काम करने के लिए आती है. लेकिन सच्चाई ये, आप डिसेंटिंग वॉइस को अप्रिशिएट करिए. दैट इज हाउ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज टेकन. आप समझिए उस बात को कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है. एक्सेप्ट करिए और गलती पे काम कीजिए. इन चीजों पे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है काम करना सरकार. लाइक अभी मैं रिसेंटली जो महाकुंभ वाला इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे, वो मेरे एक फ्रेंड के साथ मैं डिस्कस कर रहा था. एट द सेम टाइम उसने मुझे यूँ बोला कि यार अगर इतने सारे लोग जा रहे हैं तो ये तो मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि वहाँ लोग मरेंगे. मैंने कहा ऐसा क्यों यार? क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट का वहाँ पे कुछ रोल नहीं था, वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, वहाँ पर प्रॉपर एक पुलिस फोर्स नहीं थी. तो दिस कैन बी ऑल्सो द रीज़न ना. उसे डायरेक्टली ये कंक्लूड कर दिया कि यार इतने सारे लोग जाएंगे तो वो तो मरेंगे ही सही. फिर मैंने उसको डिस्कशन का ये करा कि यार वहाँ पर लेजिट जो है गवर्नमेंट की गलती है, जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनको एक एक्शन लेना चाहिए था उसी समय. उससे पहले उनको पता था कि एक्सपेक्टेड लोग इतने आने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंगली उसका अरेंजमेंट करना चाहिए था. आफ्टर दैट जो रेस्ट जो था उसके रिजल्ट्स हमें देखने पड़े. फिर देखिए बात ऐसी होती है जैसे आपके दोस्त ने बोला कि इतने लोग जा रहे तो मरेंगे ही. सच्चाई है, ऐसी बातें काफी लोग करते हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उनके परिवार से कोई मरा होता तो उनको समझ आता. वो दुख वही इंसान समझ पाता है. अब मैं वकील होके मैं ये चीज देखता हूं, हर रोज लोगों को परेशान होते हुए. मैं इतना पर्सनल भी नहीं होता कि उनका दर्द समझता हूं, एंड आई ट्रूली गेट इट. किसी के परिवार का कोई इंसान मर गया, महाकुंभ में जिस जगह पे, जिस रेलवे स्टेशन से लोग उतरे, वहां के एसडीएम ने क्यों नहीं मैनेजमेंट करा, वहां के डीएम ने क्यों नहीं मैनेजमेंट करा, उनकी प्रॉपर रिपोर्ट्स कहां हैं? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आने वाले 6 महीने में भी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी उनकी, क्योंकि इनकी सरकार कभी भी इफेक्टिवली काम करती ही नहीं है. चाहे वो कितने सारे इंडिया में पुल गिरे हों, चाहे कितने रेलवे एक्सीडेंट्स हों, 100 चीजें हों, आप न्यूज में सुनेंगे उस चीज को, उस वक्त उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आती, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता. वो फाइल दबा दी जाती है,
लोग मर जाते हैं और उस बारे में बात नहीं होती, 5 साल बाद चुनाव आ जाते हैं, फिर वो लोग दोबारा जीत जाते हैं, क्योंकि लोग धर्म को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक छोटी सी चीज है जो मुझे याद आई, अंबेडकर जी ने एक बात बोली थी 25 नवंबर 1949 में। उन्होंने कहा था एक समय आएगा, और ये वो दिन था जब संविधान लागू होने से, अडॉप्ट करने से पहले, एक दिन पहले का दिन था ये। उन्होंने बोला था एक दिन आएगा जब भारत में कई सारे दल होंगे ऐसे अलग अलग राजनीतिक जो अलग अलग धर्म को मानते होंगे। मेरी चिंता ये है कि क्या लोग, भारत के लोग, धर्म को ऊपर रखेंगे या देश को ऊपर रखेंगे। आज के समय उनके शब्द सबके कानों में गूंज रहे हैं, उनको पता भी नहीं है लेकिन गूंज रहे हैं, क्योंकि सबको पता है आज के टाइम पे क्या ऊपर है। हम भूल चुके हैं उन्होंने क्या कहा था, व्हाट वर आवर फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस फैब्रिक पे भारत का संविधान लिखा गया है, जिस सोच से लिखा गया था, मुझे नहीं लगता उस तरीके से हम फंक्शन कर रहे हैं आज। इट इज नॉट। आप अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देखेंगे, 500% राइज इन हेट क्राइम्स एंड हेट स्पीचेस इन द लास्ट 10 years. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देयर इज अ रिकॉर्ड इंक्रीज। पिछले 70 सालों में नहीं हुआ ऐसा। देयर इज अ रीजन। किसी की राजनीति अगर नफरत पे बसी है, किसी की राजनीति अगर नफरत पे चल रही है, तो वही रीजन इस चीज का राइज है। आप मॉब लिंचिंग देखते हैं, आप इतने सारे केसेस देखते हैं, फेक न्यूज देखते हैं, फेक व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड्स हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। मल्टीपल केसेस हैव हैपेंड। विजेता मलिक जी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हरियाणा के, हाँ जी शायद हरियाणा के विजेता मलिक जी हैं, जिन्होंने एक भोजपुरी मूवी का एक सीन डाल दिया था और वो वायरल हो गया था। लोगों को लग रहा था असली में ऐसा कुछ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है, और वहां पे दंगे स्टार्ट हो गए थे। और ये बीजेपी के हैं विजेता मलिक जी। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात यह है कि कोई किसी भी पार्टी का हो, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए, और जिम्मेदारी अपनी पार्टी की तरफ नहीं, अपने हमारे देश के संविधान की तरफ निभाए, जिन्होंने उनको चुन के भेजा है। इन चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आम जनता को, और हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे निगम के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, हम वोट कैंडिडेट देख के करें, सिर्फ पार्टी ना देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाउ वी बिकम अ बेटर डेमोक्रेसी, राइट? अब आप वही इंसान चुन के भेज रहे हैं जो बाद में जाके मुख्यमंत्री बन रहे हैं या फिर बाद में जाके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ही फील्स फॉर द मेजोरिटी पॉपुलेशन, टू अपीज द मेजोरिटी पॉपुलेशन, ही ब्रिंग्स आउट सम लॉ। उस लॉ की वजह से इतनी सारी पॉपुलेशन सफर कर रही है, उसकी वजह से बहुत दबाव बन रहा है सोसाइटी में, बहुत नफरत फैल रही है। ये दिक्कतें हैं। इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये बातें ही नहीं कर सकते। अब यही जो हम बातें कर रहे हैं, ये बातें यूट्यूब पे देखेंगे आप, किसी चैनल पे नहीं देखेंगे। मुश्किल से कितने गिनती के लोग कर रहे हैं, एंड दैट टू इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस, बिकॉज दे आर बोल्ड इनफ, दे आर नॉट स्केर्ड। उनको पता है अभी सरकार नहीं कर सकती, लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट बिल पास हो गया तो सरकार चाहे तो आपका पूरा चैनल हटा देगी। उनको लगेगा वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। उनको लगता है नेशनल इंटरेस्ट आरएसएस का इंटरेस्ट है, परंतु ये सच नहीं है। हमारा इंटरेस्ट संविधान है और हम सबका है, जो माने ना माने, लेकिन सबको पता है द वे इफ वी आर टॉकिंग राइट नाउ रोनित, मैं अपने विचार खुल के व्यक्त कर पा रहा हूं। आई एम डिसेंटिंग, माय डिसेंटिंग व्यूज अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज वेल, एंड मल्टीपल थिंग दैट आई अप्रिशिएट अबाउट द गवर्नमेंट एज वेल। मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, काफी चीजें अच्छी हुई हैं, बी इट इन टेक्नोलॉजी, बी इट इन एआई, काफी चीजें हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जो इंसान उनकी आलोचना कर रहा है उसको चुप कराया दिया जाता है कि भैया ये देखो सरकार क्या काम कर रही है, सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, आप सिर्फ ये देखो, उनकी कमियां ना काउंट करें। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। ऑल्सो अभिषेक सर, मुझे लगता है कि ये जो मैं बात करने वाला हूँ, आई थिंक ये थोड़ा डीप डाउन, थोड़ा जुडिशरी सिस्टम को मैं टच ऑन करना चाहता हूँ। एक मूवी आई थी बहुत टाइम पहले, जॉली एलएलबी करके, तो उसके अंदर एक एक्शन आया था कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस रह जाते हैं, एंड जो केसेस हो रहे होते हैं उनको आगे बढ़ाया दिया जाता है, उनको अगली तारीख दी जाती है। एंड उसने जज के अंदर, उसमें जो जज था उसने ये बोला कि इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, ये भी उसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक कि जुडिशरी सिस्टम या फिर हमारा जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लेता है एक डिसीजन पे आने के लिए? एंड हम देखते हुए भी आ रहे हैं कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? इसमें करंटली इन इंडिया मोर देन 4.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। ऑन टॉप ऑफ दैट, मैक्सिमम ऑफ दोज केसेस आर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कहीं ना कहीं 40-50 लाख केसेस हैं, हाई कोर्ट में ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। देखिए, इसके लिए ना जो पेंडिंग केसेस हैं
सिस्टम एक चेंज होना चाहिए, और सिस्टम ये चेंज होना चाहिए, आप जब केस लेके जाते हैं जज के पास, कई बार ऐसी चीजें होती है, या तो आपको डेट इसलिए मिल रही है आपका वकील शो अप नहीं कर रहा है, या तो वकील शो अप कर रहा है और आपको ऑर्डर अपने फेवर में मिलना, आप समय लग रहा है, कोई चीज लग रही है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा आपने एविडेंस नहीं दिया, या फिर आपने एक और डेट मांग ली। उसके बाद क्या होता है, जब तक कोई चीज प्रोसेस में आती है, जब तक चीजें केस चलना स्टार्ट हो गया, काफी केसेस मैंने पर्सनली देखा है, जज बदल जाते हैं, जजेस का ट्रांसफर हो जाता है, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जज का ट्रांसफर होते नए जज आते हैं तो उसमें अलग तरीके से उतना ही समय लगने लग जाता है। हर इंसान समझता है केस। मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू मी इज, इट इज एन हाई टाइम फॉर इंडियन जुडिशरी टू अडॉप्ट द मेथड्स ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। आप आर्बिट्रेशन को, मीडिएशन को और कंसिलिएशन, ये कुछ हमारे मेथड्स होते हैं जिनको अडॉप्ट करके वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ केसेस दैट आर पेंडिंग। उसके लिए भी बना हुआ है, अभी प्रावधान भी बना हुआ है, उसके लिए कोर्ट्स भी हैं, उसके लिए अलग तरीके से सारी चीजें हैं, लेकिन उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, एग्रीमेंट देखते हैं, उसमें होते हैं काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक प्रैक्टिस की, आप कोई दिक्कत होगी डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन में मैटर जाएगा आपका। वो चीज कितनी अप्लाई होती है, नहीं होती, कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो भी फर्क पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, एंड इसके लिए मैं सिर्फ इस चीज की वजह से, बिकॉज पूरे इंडिया में इतने सारे केसेस पेंडिंग है, आई ट्रूली बिलीव एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर इंडिया। राइट नाउ ऑल द डिफरेंट हाई कोर्ट्स आर रेगुलेटिंग देयर ओन सिलेक्शन ऑफ जजेस, देयर रिक्रूटमेंट। सॉरी, जब एक सिस्टम पूरा इंटीग्रेटेड होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया का, मैनेज बाय वन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मैनेज बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी ऐसे नहीं है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नहीं है, जो होना चाहिए, जो इस सरकार ने बहुत अच्छी बात करी है। अब जो चीज अच्छी है मैं उसकी बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन वो चीज कब तक आएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानेंगे नहीं, कहीं पर दिल्ली में 10 या 15 सीटें निकलती हैं वैकेंसी की, वहीं पे यूपी में, अब राज्य भी बड़ा है, बहुत सारी सीटें निकलती है, लेकिन दिल्ली में 2 साल तक वैकेंसी नहीं आई, इरेगुलर वैकेंसीज हैं, जजेस की पोस्ट भी खाली है। डू यू अंडरस्टैंड, वन ऑफ द मेन रीजंस इज, अभी तो हमने बात करी कि ट्रांसफर भी होता है, बट जजेस की वैकेंसी खाली है बिकॉज रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, टाइमली रिक्रूटमेंट नहीं है। काफी सारे राज्यों में सिर्फ हाई कोर्ट के ऊपर जुरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं वो चीजें करवाने की, वो टाइमली क्यों नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट उस पर कितना एक्शन ले रहा है, और उसको एक्टिवली पार्ट करना है इस चीज को, और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा ऑल ओवर कंट्री का, एंड वो एक AIJS संभालेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक संस्था बना दीजिए जो उसको संभालेगी, नहीं तो एक अलग संस्था बना दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट कमांड रहना चाहिए। इट वुड बी अमेजिंग, बहुत हेल्प होगी, जजेस टाइमली रिक्रूट होंगे। आप एक बात सोचिए, अभी इतना पेंडिंग केस है पूरे इंडिया में, इतने सारी वैकेंसी, अगर आप राइट नाउ सर्च ऑन गूगल हाउ मेनी जजेस सीट आर वेकेंट इन इंडिया ऑल ओवर, एक आपको स्टार्ट मिलेगा। थिंक अबाउट, एक साल बाद अगर वो सारे के सारे जजेस की सीट भर जाएं, और 2 साल बाद, 3 साल बाद हमारे केसेस कितने कम हो जाएंगे, एंड दे आर वर्किंग इफेक्टिवली। इसमें फर्क एक और पड़ता है कि जजेस की ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट होने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जज खराब, बट इंप्रूवमेंट इन द ट्रेनिंग फॉर अ बेटर एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, फॉर मोर प्रॉम्प्ट डिसीजन ऑफ केसेस। कई बार हर इंसान का तरीका अलग होता है, जब वो पूरा इंटीग्रेटेड एक सिंगल सिस्टम होगा वो तरीके से काम होगा। ट्रेनिंग ऑफ जजेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप दिल्ली में जज रखते हैं तो आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है, आपका हाई कोर्ट है, जुडिशियल एकेडमी है, दिल्ली जुडिशियल एकेडमी, दैट कंडक्ट्स योर ट्रेनिंग। वही जुडिशियल एकेडमी आपकी हर राज्य में है, अलग किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, कौन कैसा कर रहा है, हर चीज मैटर करती है। आप ऑल इंडिया बनाइए, तरीके से कराइए, इनको फोकस कराइए। आपको जल्दी तो करना है, बट विदाउट एनी मिस्टेक। रनिंग फास्ट डज नॉट मीन टू मेक अ मिस्टेक एट ऑल। हमें केसेस कम करने हैं कि पीपल शुड हैव फेथ इन जुडिशियल सिस्टम, कि इंसान कोर्ट जाते हुए डरे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान ये ना सोचे कि नहीं यार अब इसने केस कर दिया, या फिर वो इंसान खुश हो कि बोले नो आई विल डू अ केस अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ केस फाइल करूंगा, और उसको ये विश्वास हो कि केस जल्द से जल्द सॉल्व भी होगा। ये मैटर करता है। सो दीज आर सम थिंग्स आई थिंक कैन मेक अ चेंज इन द नेक्स्ट 10 years। अगर सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, बीट बीजेपी, बीट कांग्रेस, बीट एनी पार्टी, व्हाट आई बिलीव
आपका राजनीति आपकी एक पॉलिटिकल ऑफिस में आने से सिर्फ पहले होनी चाहिए, अंदर आते ही आपसे संविधान के लिए काम करेंगे और किसी पार्टी के लिए ना करें। अगर आप ये करने लग जाएं तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। राइट। ऑल्सो एक क्विक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में। हाँ जी। लेट्स सपोज कि कोई इंडिविजुअल है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और बहुत ज़्यादा रिच है, उसके लिए ये कन्वीनियंट होगा या फिर आप कह सकते हो ईजी होगा, किसी भी केस जो भी उस पर लगा हो उससे वो छूट सकता है इंडिया में? See, I won't deny that it's a very basic practice of corruption in India. तो केस किस लेवल पर है, एंड ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, इंडिया में करप्शन काफी लेवल्स पे चलता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट करप्शन, केस जब फाइल होता है आपका पुलिस स्टेशंस में फाइल होता है। काफी पुलिस वाले हैं जो बिल्कुल दे आर करप्ट। सिर्फ करप्ट वो इंसान नहीं है जो रिश्वत ले रहा है, जो इंसान दे रहा है वो भी करप्ट है। आप करप्शन को खत्म जब कर सकते हैं जब जो देने वाला है वो दे ही ना। इन्फ्लुएंशियल इंसान बिल्कुल जरूरी नहीं है हर बार आसानी से निकल जाएगा। कई केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे इन्फ्लुएंशियल इंसान भी फंसे हैं, बहुत सारे केसेस में फंसे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इट इज ईजियर इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दैट वी लिव, एंड द नीड ऑफ द पीपल इज मनी, स्पेसिफिकली कैश और एनीथिंग मटेरियलिस्टिक। एंड इफ समवन हैज अ वेल्थ, जनरेटेड वेल्थ ऑफ दैट, एंड ही इज strangled in a case or something like that, and he can get out of it easily by paying some money or bribe to the any police officer specifically. That can happen. That happens in India a lot. इस चीज पे अब ये भी कहा जा सकता है कि न्याय एक तरीके से बिक रहा है। न्याय को एक मोल लगा के बेचा जा रहा है कि नहीं भी आपके पास पैसे तो आप छूट जाएंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे देश में, which is very wrong. But I truly believe, I have faith in our judicial system. I have faith in our constitution that in the coming years there will be a time जब ये practices बहुत कम हो जाएंगी and people will actually fear to do such things. चाहे वो कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, वो इस पे एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और लेते आए हैं, काफी बार लिया है, बहुत एक्शन लिया है। Our judiciary has been very proactive, very proactive. आर्टिकल 32 भी यही कहता है, 22(2)(6) भी यही कहता है कि कोर्ट हैज अ पावर टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ मल्टीपल केसेस। कोर्ट को कहीं लग रहा है कोई ऐसा केस है, एग्जांपल लेते हैं दिल्ली स्टैम्पीड हुआ या फिर कोई भी ऐसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोलकाता रेप केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। उसमें खुद ही कोर्ट ने बुला लिया कि भैया हमें बताइए आप क्या मैटर है। कोर्ट के पास पावर है, उनको लगता है कुछ गलत हुआ है तो इसलिए बुला लेते हैं कोर्ट। ये चीजें हमें जुडिशरी में भी फेथ रखना चाहिए, हमें संविधान में फेथ रखना चाहिए, हमें पुलिस के सिस्टम में भी फेथ रखना चाहिए। बिकॉज व्हेन वी मेक अ कंसेप्शन कि अच्छा सारे ही करप्ट होते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आई मेट मल्टीपल पुलिसमैन हु आर नॉट करप्ट एट ऑल, हु डू नॉट टेक इवन अ डाइम ऑफ करप्शन, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। बट ऑन द अदर हैंड आई मेट पीपल जो एक्चुअली में करप्ट हैं, जो लेते हैं, जो गलत भी है। लेकिन वो सिस्टम कैसे चेंज होगा, कौन बोलेगा उनके खिलाफ, या फिर जो इंसान अफेक्टेड है वही बोलेगा। देयर आर मल्टीपल वेज to deal with corruption. People do not know about them. That's the sad part. To deal with corruption, you can call on multiple helplines, specifically anti-corruption branch है। अगर कोई पुलिस वाला आपसे पैसे मांग रहा है कोई है, या फिर बोल रहा है अच्छा आके पैसे दो आप, मैं आपका केस खत्म कर दूंगा, you give them one call. I've handled CBI cases like this जहाँ पे आपका लोग रिश्वत देते हुए पकड़े जाते हैं। I've done those cases. एक प्रॉपर ट्रैप सेटअप करती है CBI, और भी चीजें होती हैं। तो सच्चाई ये है कि हमारे पास रेमेडीज हैं, बट उन रेमेडीज को यूज करने की नॉलेज नहीं है हमारे पास। पीपल नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, ये नहीं पता है। इसका अवेयरनेस कि अगर आई गिव एन एग्जांपल, आज से लेकर अगर 1 साल तक लगातार भारत सरकार सोचती है हमें करप्शन खत्म करना है, विल डू वन थिंग, हम एक एंटी करप्शन अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। उस एंटी करप्शन अवेयरनेस कैंपेन में वो हर सिटीजन को हर राज्य में जा जाके समझा रहे हैं कि इफ समवन आस्क्स अ ब्राइब फ्रॉम यू, यू कॉल ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर, यू रजिस्टर दिस थिंग, आप जाके बताइए, नहीं तो आप उसको बंदे को बुला लीजिए, वहीं पे पुलिस आके अरेस्ट कर लेगी। थिंक अबाउट इट, कितना इफेक्टिव होगा, कितनी जल्दी ये चीजें, बहुत इफेक्टिव होगा। बट उसी जगह पे आप देखिए हमारे तो सरकार की प्रायोरिटीज ही अलग है। उनकी प्रायोरिटीज हैं धर्म पे बात करना, उनकी प्रायोरिटीज हैं एक बियर बाइसेप्स नहीं तो समय रहना जैसे लोगों पे बात करना, उनकी प्रायोरिटीज हैं गलत कमेंट करना, गलत बातें बोलना, अपमानजनक भाषण या भड़काऊ भाषण देना। इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन इस दुख के साथ ये भी आशा है कि
हमारा देश का युवा, वी आर द यंगेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड. इंडिया हैज दैट. वेयर इज दैट पॉपुलेशन? अब ये पॉपुलेशन घबराई हुई है, परेशान है, अनएम्प्लॉयड है, गरीब है, काम के उसमें है, लेकिन सच्चाई है इलेक्शन आते ही बहक कर एक जगह पे वोट देते, जो स्पेसिफिकली सब एक जगह नहीं देते, बट फिर भी एक हवा के साथ, रुख के साथ वोट देते हैं, विदाउट इवन थिंकिंग कि इसका रिपरकशन क्या होगा. पिछले 10 साल में कितनी जॉब्स क्रिएट हुई. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ जॉब्स एवरी सिंगल ईयर गारंटी करी थी इन 2014. आज तक टिल डेट कितनी हुई हैं? हार्डली सम करोड्स हैव बीन जनरेटेड. राइट. तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? वाई यार, जितना न्यूज चैनल्स बात करते हैं ऑन ऑल द मल्टीपल यूजलेस इश्यूज, डोंट यू थिंक वी कैन मेक अ चेंज ऑफ न्यूज चैनल्स, इंडिपेंडेंट मीडिया, एंड एवरी सिंगल पर्सन टेक्स द प्राइम मिनिस्टर, टेक्स द करंट सिटिंग गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव कौन सी पार्टी है वो, पूछे उनसे आपने ये वादा करा था, आप ये बताओ आप क्यों नहीं कर पाए पूरा. राइट. दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड. आपको तरीके से काम करना चाहिए. अब वो जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, मैं नहीं लूंगा, तो कौन लेगा? हम सोचेंगे यार हमारा काम नहीं है. दैट इज द सैडेस्ट पार्ट. बिल्कुल मेरा काम है, मेरा देश है, मेरी आने वाली पीढ़ी इस देश में रहेगी. मैं क्यों उनको एक गंदा देश दूं? मैं क्यों उनको एक ऐसा देश दूं जहां पे करप्शन हो, जहां पे लोगों की बात नहीं सुनी जाती हो? मैं चेंज करना चाहता हूं. आई विल मेक अ चेंज. That if every single youth of our country believes in this or takes an effort, even one step towards this, I believe we can do great things. Seriously, great things. राइट. आई थिंक थोड़े बहुत रिपोर्टर्स जो थे, न्यूज़ रिपोर्टर्स, उन्होंने भी ट्राई करा था कि जो अभी लीडिंग गवर्नमेंट है उसके बारे में उनके एक डार्क साइड शो अप करने की कोशिश करी थी, बट लेटर ऑन उनको भी जेल हो गई, उनको भी थ्रेट्स आने लग गए. एंड इस कॉन्वर्जेसन से यूँ कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसके पास एक पैसे वाली जो चीज़ आ जाती है, हर लेवल पे जो है बंदा करप्शन पे है, एंड वो उसके लिए ना ईज कर देता है कुछ भी गलत चीज़ को और डायरेक्शन में प्रूव करने के लिए. बिल्कुल सही. सर मैं इसके अंदर एक ये भी चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, सिंस जैसे हमने केसेस देखे हैं, ये सुसाइडल केस जो हुए हैं रिसेंटली, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है लेजिस्लेशन कैसे काम करता है, जुडिशियल कैसे काम करता है, एक पॉइंट ऑफ एक्शन अगर किसी के साथ वो चीज़ बीत रही होती तो पहला पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. आई थिंक जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो हमें देख भी रही है उनको इतना अवेयर नहीं होंगे क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं हुए ना ऐसे वाले केसेस के साथ. सो मैं ही चाहता हूँ कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बताइए कि अगर कोई ऐसे मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, एक फॉल्स केसेस उसके ऊपर लग जाते हैं, सो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या एविडेंसेस उसको रखने चाहिए अपने साथ में, सो दैट उसको केस लड़ने में ईज हो जाए. सो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें बताइए. देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा आई गेट द क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ना बहुत ब्रॉड है. उसका आंसर आई ट्राई टू गिव अ जनरलाइज आंसर, बिकॉज अब केसेस में से बहुत सारे केसेस होते हैं. बट एक चीज, अगर आपके ऊपर कभी भी कोई फॉल्स केस होता है, स्पेसिफिकली अगर आपकी मैरिज के अंदर कोई फॉल्स केस हो रहा है, आपको एवरी सिंगल एविडेंस फ्रॉम योर मैरिज फोटोग्राफ्स to the every single thing that has been exchanged, if exchanged, or any dowry or anything at all has been exchanged as a matter of respect also. Keep an account of that. चाहे उस साइड से आई हो, चाहे इस साइड से आई हो. दूसरी चीज, अगर आपकी पत्नी ने कभी कोई कंप्लेंट करी है या फिर उसके घर वालों ने कंप्लेंट करी है कि मारा है, पीटा है, और आपको पता है ये झूठी कंप्लेंट है, और आपको कॉल आ जाता है पुलिस वाले का, गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. गेट एविडेंसेस अराउंड यू, विटनेसेस अराउंड यू. स्पेसिफिकली आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं. उनसे बोलिए कि हमें जाना है, आप जाके बात करिए जब भी पुलिस वाले बुलाएं. एंड ऑलवेज ये ध्यान रखिए, आपको प्रेशराइज इस तरीके से करा जाएगा कि आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, कि यू वोंट बी एबल टू से थिंग्स, आप बता नहीं पाएंगे, ये हुआ, और फिर उतने टाइम में सब चीजें खराब हो जाती हैं. बी वेरी वेरी काम, वेरी वेरी काम. आप एवरी सिंगल चैट, अब ये भी एक तरीका है कि प्रॉब्लम पहले कोर्ट में पड़ी आती थी कि आपके मेरे और बीच में डिस्प्यूट हुआ है, एंड वो डिस्प्यूट हुआ तो मैंने बोला चैट्स दिखाई, सर हैं चैट्स, ये लिखा है, रोनित लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, हाउ डू यू प्रूव इट. पहले नाम लिखा होता था. कोर्ट कहते कैसे मान लें. फिर कुछ प्रेसिडेंट्स आए, जजमेंट्स आई, जिसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिला कि फोन नंबर दिखता है तो ठीक है, चलता है. फिर और भी आए कि तो एडिट हो सकता है. व्हाट इज इवन अ बेटर सोल्यूशन ऑफ दैट? व्हाट आई हैव अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स इन कोर्ट. व्हाट आई डू, आप अभी अगर जैसे रोनित आप और मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं एक दूसरे से, आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे, एक वहाँ पे इंक्रिप्शन कोड आता है, वहाँ पे प्रोफाइल पे जाके, सो यू सी एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा है, उसको क्लिक करेंगे, बार कोड पे नंबर्स आएंगे, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट,
दैट इज एग्जैक्ट इंक्रिप्शन नो मैटर वी डिलीट द चैट्स, लेकिन ये पता चल जाएगा आपका और मेरा ये इंक्रिप्शन कोड है, वी चैटेड थ्रू दिस कोड। ये इंक्रिप्शन कोड दिखा के और साथ में वो चैट्स दिखा के इट प्रूव्स दैट यू हैव टॉक टू द सेम पर्सन। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, टू प्रूव योर चैट्स इन कोड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कीप इट एवरीथिंग रेडी। आपको कभी मार, बहुत केसेस ऐसे होते हैं, अभी आई बिलीव सम ऑफ द ऑडियंस दैट इज वाचिंग, अ लॉट ऑफ पीपल विल बी वाचिंग दिस, कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूं, आपको कभी मारा है, मैं पति की बात कर रहा हूं, काफी केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे पति को भी मारा जाता है, बहुत मारा जाता है, वो बेचारे बोल नहीं पाते। लड़की के घर वालों से नहीं बोल रहा हूं, लड़की मारती है, पत्नी मारती है उनकी, और वो क्यों नहीं बोल पाते? बिकॉज द पेट्रियार्कल टॉक्सिक माइंडसेट दैट वी हैव बिल्ट अराउंड अस, कि नो हाउ एम आई बीटन बाय माय वाइफ, इफ समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, आप बताइए उस चीज को, आपकी पत्नी ने आपको मारा है, आप इंसान हाथ उठाने वाले नहीं हैं, आप तेज बात करने वाले नहीं है, बट स्टिल ऐसा हुआ है आपके साथ, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट एंड डोंट पैनिक एट ऑल, एंड ऑब्वियसली एवरी सिंगल, प्लीज कीप वन पर्सन, योर बेस्ट फ्रेंड, योर फैमिली मेंबर, एनीवन, अ विटनेस एट ऑल टाइम्स, जस्ट टॉक टू देम एंड टेल देम एवरीथिंग, जिनको पता हो सारी बातें, हु कैन हेल्प यू आफ्टरवर्ड्स इन द केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एंड सबसे पहली चीज मेरी ये रहेगी, एक सरकार की मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ से जो जूझ रहे हैं लोग, उनके लिए एक हेल्पलाइन होती है, जो कोरोना टाइम पे इजाद हुई थी और अभी के टाइम पे चल रही है, बिल्कुल चल रही है, लेकिन उसको और एक्टिवली, उसके लिए और अवेयरनेस हो तो बेहतर होगा। कभी भी कोई इंसान, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, पति पत्नी हो, बच्चे हों, छोटे 18 साल से छोटे टीनेजर्स हों, या फिर बड़े भी हों, यू गोइंग टू एनी प्रॉब्लम, प्लीज गो टू द गवर्नमेंट वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल यू कैन सर्च ऑन गूगल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन GOV, वो आ जाएगी। यू कॉल देम, आप बताइए आपकी क्या क्या, दे विल ट्राई टू हेल्प यू। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्प सीख करना, इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल काम भी है हेल्प सीख करना, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सर जैसे एक मैरिड कपल के ऊपर भी जब वो उस स्टेज पर आ जाते हैं, जब उनको डाइवोर्स लेना होता है, एलुमनी की बात चल रही होती है, तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड जो नंबर्स होते हैं, लाइक मैं नंबर्स बोल रहा हूँ, केसेस जो है लग जाते हैं, जैसे कि फॉल्स रेप केस लगा दिया कि नहीं हमने तो कंसेंट के बिना ही फिजिकल वो कर लिया है, एंड ऑल्सो फ्यू अदर केसेस जो कि एक मैरिड कपल पे लागू हो रहे हैं, और यूं तक भी होता है कि एल्यूमिनी अगर आपको लेनी होती है तो दीज आर द केसेस जो आपको लगाने ही होते हैं जब जाके एल्यूमिनी मिलेगी। सो इज ये दिस द काफी ऑल्सो केसेस, ट्रू? प्लीज कंटिन्यू, बोलो या बोलो आप क्या। आई वाज सेइंग कि ये जो चीज़ें हैं, या तो ये जो पार्टी होती है जिसके ऊपर एक्यूज के ऊपर इतने सारे सेक्शंस लगे होते हैं, ये खुद ही रिकमेंड करते हैं कि ऐसे वाले सेक्शंस आपको लगाने हैं, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं कि सो दैट उनको एल्यूमिनी मिलने में मदद मिले। जैसे हर तरीके का इंसान होता है रोनी, तो उसी तरीके से हर तरीके का वकील भी होता है, और वो अपना केस जीतने के लिए या फिर अपने पार्टी के बेनिफिट के लिए या फिर वो एलिमनी से कुछ परसेंटेज लेने के लिए, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस, कि आप प्रेशराइज कीजिए, आप ऐसे ऐसे केसेस बनाइए एंड इट विल बी ऑल गुड, राइट, which is very unethical, which is very bad, but it is the truth, people do that. इसी चीज में आप बात करें कि एलिमनी की आप अमाउंट्स कई बार बहुत ज्यादा देखते हैं, कई बार डिसप्रपोर्शनेट होती है। मोस्टली कोर्ट्स जो देखते हैं कि पहली चीज दोनों पार्टीज में से कौन कमा रहा है। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरे केस में द हस्बैंड वाज अनएम्प्लॉयड एट द टाइम एंड द वाइफ इज अर्निंग very well actually. The wife did not, we filed a contempt in high court and the wife did not specifically ask for alimony or any maintenance as well, कुछ नहीं मांगा उन्होंने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में she filed another case for no reason, परेशान करने के, फिर उसने एक और जगह पे एक दूसरे विमेन सेल में अलग कंप्लेंट करी, अभी उसने एक और FIR कर दिया अलग। जो उसने कंप्लेंट करी तो उसकी जब डेट थी, हम गए तो जज साहब ने बोला कि मैंने पहले ही बताया माई क्लाइंट इज एक मैम मिलॉर्ड आई एम अनएम्प्लॉयड, मैंने बताया। जज साहब कहते हैं, उनसे पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेंटेनेंस आप मंथली मेंटेनेंस के लिए एक बार देख लीजिए। जज साहब ने मना कर दिया सीधा, यू अर्निंग वेरी वेल, व्हाट डू यू नीड मेंटेनेंस फॉर। ऐसे जज भी हैं देश में, और ये बहुत मैटर करता है, काफी सारे लोग हैं ऐसे। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए किसी देयर आर लॉट ऑफ जजेस हु, अभी आई अंडरस्टैंड, आई हैव सीन माई सेल्फ, न्यूज में भी देखा है, केसेस भी देखे हैं ऐसे जहां पे जजेस हैव गिवन very huge amount of alimonies whereas the husband is not earning. There was a case as well जहाँ पे शादी को 10 दिन हुए थे कुछ, उसके बाद सेपरेशन हो गया, and still
द हस्बैंड वाइफ वॉज गिवन अ बुक वेरी बिग एलिमनी, इन केसेस में अलाउड नहीं होता है, इट कैन नॉट बी डन, बट कहीं ना कोई मिस्टेक रहा होगा, उन्होंने अपील करा होगा हायर कोर्ट में, तो वो ठीक हो जाएगा। यही तो हमारी आशा है, कि भरोसा है कि जुडिशियल सिस्टम पे ठीक होना चाहिए। दैट्स इट। सो लाइक अगर इन केस अगर जो वाइफ है वो वर्किंग है, स्टिल वो आस्क कर सकते हैं एलुमनी के लिए? डिपेंड, अगर उनका बच्चा है तो, अगर उनका बच्चा है एंड शी इज अर्निंग, एंड अर्निंग के साथ उनके एक्सपेंसेस हैं, ऐसे एक्सपेंसेस, घर का किराया देना जहाँ शी इज रिजाइडिंग, उनका ट्रैवलिंग है, उनका और खर्चे हैं, और उनके बच्चे का खर्चा ही निकल रहा है, अगर वो अर्न कर रही है तो कोर्ट यही बोलता है मोस्टली कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे को मिलेगा, बच्चे के लिए एक मेंटेनेंस बांध देते हैं, ये करते हैं कोर्ट। अगर डिपेंडिंग ऑन द सैलरी कितनी है, सफिशिएंट नहीं है, देन कोर्ट माइट ऑल्सो गिव, और अगर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, जरूरी है कि ये भी नहीं करता कोर्ट कि अगर मोर देन सफिशिएंट भी है तो ऐसा नहीं कि एलिमनी बिल्कुल नहीं देनी होगी आपको, या फिर कुछ मेंटेनेंस नहीं देना होगा। अगर आपका सेपरेशन हो रहा है और आपकी पत्नी के साथ आपका बच्चा जा रहा है, तो जिम्मेदारी तो आपकी भी थी बच्चे के साथ, तो व्हाट आर यू गिविंग टू द चाइल्ड एज सिक्योरिटी? सो बच्चे को भी कुछ देने के लिए कोर्ट अलाउ करता है, बिल्कुल डायरेक्शंस देता है ऐसे। So I think we have discussed so many things about the legal system around, and I think जो भी podcast को अभी तक देख रहे हैं, आई थिंक आपको कुछ ना कुछ आई ओपनिंग सा कुछ पता लगा होगा अबाउट द सिस्टम वी आर इन, एंड इट्स हाई टाइम कि हम अपनी आंखें खोलें एंड एक आवाज़ उठाएं जहाँ भी आपको लगता है कि यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और अगर आप किसी और आसपास लोगों को देख रहे हो, सो इट्स हाई टाइम कि आप उनको एक राइट डायरेक्शन और एक राइट पाथ दिखाएं। एंड आई थिंक वी कैन कीप दिस मच, and thank you so much Abhishek sir for your time. Thank you so much, Ronit. It was lovely speaking to you on the It was podcast. very nice speaking to you as well, Ronit. Thank you so much. Yeah, all right then, thank you so much audience. We'll see you in the next one.